आज हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसके तहत हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 से 50। इन क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन के पैटर्न को जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमने इसमें यूनिट और टॉपिक भी शामिल किया है जहाँ जहाँ से प्रश्न उठाए गए इस बार। तो ये जो आज का डिस्कशन होने वाला है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया मैंने शामिल किया है आप सबकी एग्जाम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और डिटेल्स को, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपकी सुविधा के लिए मैंने शामिल किया है। तो इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो में बने रहना। बहुत सारी नई चीज़ें जो है जानने को मिलेंगी ज्वाइन करोगे तो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारे पीडीएफ कोर्स को जो पाना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको वीडियो, पीडीएफ नोट्स और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, ठीक है, अपडेटेड नोट्स, करंट अफेयर्स और वीडियोज, जो भी डाउट सेशन की वीडियोज, विभिन्न प्रकार की चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर नोट्स के माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41 से, यानी कि 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही प्यारा प्रश्न है और यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसमें से बहुत सारे मॉडल आपने देखा होगा जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो अगर ये कहें कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेवल से हट के आया है या बदल गया है पैटर्न, तो कुछ क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह सकते हैं। बट इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सूची एक में मॉडल दिए गए हैं, सूची दो में प्रस्ताव दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो जैसे कि इसमें एक उठा लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो अगर आपने यूनिट 3 को पढ़ा है और विभिन्न प्रकार के सूत्रों के नोट्स पढ़े हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि जो एच एच फॉर्मूला नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल से जुड़ेंगे। इस प्रकार जब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो है यानी कि बी के साथ कौन सा पेयर होगा, तो बी के साथ जो है 4 आएगा। अब हम ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन में बी के साथ 4 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, थोड़ा देखें, ऑप्शन को समझें, तो हम जो है आसानी से प्रश्न के सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस प्रश्न के अंतर्गत हमने देखा कि मात्र एक प्रश्न भी, एक मॉडल भी अगर हमको पता था तो हमने इसको कर लिया। और आप सभी जानते हैं मॉडल की तो हमने कंपाइल्ड पीडीएफ ही पेड कोर्स में दे रखी है। और कंपाइल्ड पीडीएफ का मतलब है कि वहां पर 150 प्लस मॉडल और उनके थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और उन्हीं में से ये चारों शामिल है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने एग्जाम दिया है और पेड कोर्स में थे, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए प्रश्न बहुत सरल है। लेकिन अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन तो कर लिया बट पढ़ा नहीं, तो ये आपको टफ लगेगा। ठीक है, नोट्स में इन सभी मॉडल्स को यूनिट 1 में अच्छे से कवर किया गया है और इसी वजह से मैंने मेंशन कर दिया है कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो जाइए आप यूनिट 1 और चैप्टर 5 को चेक करिए और देखिए ये वहाँ पे आपको मिलते हैं कि नहीं, और मुझे मैसेज करना कि सर मिले कि नहीं मिले। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम एग्जाम को समझते हुए नोट्स को अच्छे से रीड करेंगे तो जो है क्या होगा, हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल्स हमने यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। इनको जो है पेड कोर्स में अच्छे से कवर किया गया। अगला क्वेश्चन, चेतना जागृति वाक्यांश का उपयोग कौन करता है। ये यूनिट 3 और 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है और सही जवाब हमारे पास है मिसेस जूलियन। इसमें बहुत सारे बच्चे पॉलो फ्रेरे को सोच रहे थे, जो कि आंसर किए हुए ऑप्शन को सही माना गया। यहाँ पर हमने जो है क्या एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या को शामिल किया है। मिसेस जूलियन एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। इन्होंने चेतना जागृत वाक्यांश का प्रयोग किया है। किस संदर्भ में किया है, उन्होंने व्यक्तियों और समूहों की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के संदर्भ में ये शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम ब्रेटो का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है, सोशल एक्शन सेंटर, तो वहां पर भी ब्रेटो ने 2 सिद्धांत दिए, सामाजिक कार्रवाई मॉडल और जो है अभिजात कार्रवाई मॉडल और पॉपुलर
जो है सामाजिक कार्य मॉडल। तो वहां पर भी जो है इसकी बात की गई। पाउलो फ्रेरे एक प्रसिद्ध ब्राजीली शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक थे। इन्होंने भी चेतना जागृति शब्द का प्रयोग किया है और इसके माध्यम से इन्होंने जो है समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर उनका सामना करने के लिए, उनको बदलने की कार्रवाई करने के लिए बात की। और ये सेम चीज जो है हम देखते हैं जो ब्रिटो का मॉडल है 1984 में सोशल एक्शन का, उसमें भी दो भाग इसमें इन्होंने बताए हैं। इसमें से एक भाग है लोकप्रिय सामाजिक कार्य मॉडल, और वहाँ पर जो है पाउलो फ्रेरे की जो है चेतना गण की जो अवधारणा है उसको वहां पर डिस्कस किया गया। और पाउलो फ्रेरे और ये जो ब्रिटो का मॉडल है ये एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इस प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यूनिट 1 चैप्टर 4 से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक कार्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू को आप जानते हैं 1985 में स्थापित विश्व का दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और भारत में इसकी स्थापना की गई नई दिल्ली में। यहाँ पर जो हमारे पास सही जवाब है वो है 16 अगस्त 2007। तो जिन बच्चों ने हिंदी का पेड कोर्स लिया है, ज्वाइन किया है और पढ़ा है उसे अच्छे से, उन्हें यूनिट 1 चैप्टर 4 के अंतर्गत ये चीज मिल जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस चीज को डिटेल से डिस्कस भी किया है कि इग्नू की स्थापना आप सभी जानते हैं 1985 में होती है। और इग्नू ने अपने समाज कार्यकर्ताओं के लिए आचार संहिता नाम से एक अध्याय अपने ग्रेजुएशन कार्यक्रम में यानी स्नातक कार्यक्रम में 2004 में ही जोड़ दिया। बाद में 2007 में स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना इग्नू में की गई। इसमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज कार्य में विभिन्न पाठ्यक्रम को पेश करने के लिए कदम आगे बढ़ा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय समाज कार्य के संदर्भ में ये इग्नू द्वारा की गई पहल थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विशेषता ग्रामीण समुदाय की नहीं है। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया है यूनिट 2 और चैप्टर 7 में डिटेल से इसे कवर किया गया है। तो समुदाय चेतना होती है, धर्म विश्वास होता है, पड़ोस की भूमिका गांव में अहम होती है। ठीक है, ऊर्जा और गति ये शहरी विशेषता है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। और आई होप ये बहुत ज्यादा टफ प्रश्न भी नहीं है। सभी बच्चे कहीं ना कहीं गांव से जुड़ाव रखते हैं और जो नहीं रखते हैं वो समझ सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण विशेषताओं में कौन सी विशेषताएं विशेष होती है। फिर भी ये जो है क्वेश्चन चैप्टर 7 यूनिट 2 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे आधुनिक समाज कार्य का अग्रदूत माना गया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ज्योतिबा फुले को ही इसमें माना गया, सॉरी राजा राम मोहन राय को इसमें माना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय को इन्हें जो है आधुनिक सामाजिक कार्य का अग्रदूत माना गया। क्योंकि राजा राम मोहन राय, जब हम धार्मिक समाज सुधार आंदोलन पढ़ते हैं जो कि यूनिट 1 चैप्टर 3 के अंतर्गत है, तो हम देखते हैं कि वहां पर ये सभी लोग जो है इनके सारे कार्यों को जो कार्य इन्होंने किए उसको शामिल किया गया है, अच्छे से डिटेल से कवर किया गया है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह को पारित करने में अहम रोल निभाया, जो कि 1856 में पारित हुआ था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ठीक है, और सती प्रथा को बंद करवाया 1829 में। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म जो है आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये सब महान कार्य इन सबके माध्यम से जो हमारे सामाजिक सुधारक थे उनके माध्यम से किए गए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में ये सब चीजें यहाँ पर दी गई, आप देख सकते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। इस संदर्भ में ज्योतिबा फुले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कार्यों को भी यहाँ पे हमने जो है डिटेल से कवर किया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो प्रश्न है वो है यानी क्वेश्चन, सेल्फ डेवलपमेंट की अवधारणा को लुकिंग ग्लास सेल्फ किसने कहा है। यूनिट 2 और चैप्टर 1 से रिलेटेड है। यहाँ पर चार्ल्स फुले जो है सही जवाब हो जाएंगे। और चार्ल्स फुले की जो लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा है ये सामाजिकरण से जुड़ी हुई है, सोशलाइजेशन से जुड़ी हुई है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने को कैसे समझता है, समाज एक दर्पण की तरह काम करता है। और ये कथन कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ, मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं हूँ। तो ये कथन इनके द्वारा दिया गया है, काफी ज्यादा फेमस कथन है।
और ये कथन आई होप एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा कभी न कभी, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ये मीट का आई और मी का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के माध्यम से जो है सोशलाइजेशन की बात की जाती है। ठीक है, जिसमें जो आई होता है वो व्यक्ति का सक्रिय पहलू होता है, और जो मी होता है वो व्यक्ति का सामाजिक पहलू होता है। तो इस प्रकार जो है हम सिद्धांतों के माध्यम से इस प्रश्न के जवाब को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो अनुपात स्तर के मापन की विशेषताएं क्या है। तो यूनिट 5 से ये प्रश्न लिया गया है। तो फोर मापनी जो है इनके संदर्भ में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक नाम मात्र की मापनी है, ठीक है, एक क्रम की है, और एक अंतराल की है, और एक जो है अनुपात की है। इन सबको डिटेल से आगे कवर किया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनुपात की होती है, रेशियो की होती है, वो मापन का सर्वोच्च स्तर होती है। ये जरूर सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अनुपात मापन में शून्य बिंदु निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, डी जरूर सही होगा। ए और डी केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा ऑप्शन को ये देखते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा, तो हम एग्जाम में समय को बचाते हुए प्रश्न को जल्दी से कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्केल हमने दे दिया है, आप इनको देख सकते हैं अच्छे से। और इनके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PIQ, MCQ, यूनिट वाइज नोट्स, अपडेट नोट्स, करंट अफेयर नोट्स, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। पहला क्वेश्चन NSW से जुड़ा हुआ है, और NSW के संदर्भ में आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, जो कि चैप्टर 4 के अंतर्गत जो है हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आचार संहिता के अनुसार जो NSW की आचार संहिता है और जो कोर वैल्यू है, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य सिद्धांत क्या होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, व्यक्तिगत और संस्थागत भेदभाव, व्यक्तिगत और संस्थागत जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना। ठीक है, जो 6 मुख्य MSW की कोर एथिक्स वैल्यू के जो 6 मुख्य बातें हैं, सेवा है यानी सर्विस है, सामाजिक न्याय है, व्यक्ति गरिमा है, मानवीय रिश्ते हैं। ठीक है, और इन्हीं से जुड़े हुए जो सिद्धांत है, जो नैतिक सिद्धांत है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 6 कोर वैल्यू भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि मानवीय रिश्तों के महत्व, इसके बाद सत्यनिष्ठा है और योग्यता है। इनसे जुड़े हुए सिद्धांत भी आप देख सकते हैं। नैतिक सिद्धांत जो सेवा से जुड़ा है, इसमें जो है कार्यकर्ताओं का प्राथमिक लक्ष्य है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें और सामाजिक समस्याओं की पहचान करें, उनका समाधान करें। सामाजिक न्याय में जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक कार्य है कि वो सामाजिक अन्याय को दूर करें। व्यक्ति गरिमा और महत्व में अंतर्निहित गरिमा और महत्व को सम्मान करते हुए जो है कार्य करने के बाद जो है बताइए। मानवीय रिश्तों के महत्व में सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय रिश्तों के जो है केंद्रीय महत्व को पहचानते हैं, समझते हैं। और पांचवा है सत्यनिष्ठा, इसमें भरोसेमंद तरीके से व्यवहार की बात की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला है, इसमें कार्यकर्ता अपनी योग्यता के क्षेत्रों में कार्य करते हैं तथा अपनी व्यवसायिक विशेषज्ञता का विकास एवं संवर्धन करते हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। जो भी NSW के 6 कोर वैल्यू, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। एक शोध समस्या आमतौर पर किसे संदर्भित करती है, यूनिट 5 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मुझे लगता है बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 2 है, समाधान खोजने में शोधकर्ता द्वारा अनुभव की गई कुछ कठिनाई से जुड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, नॉर्मल प्रश्न था। आई होप ये सबका सही हुआ होगा। यूनिट 5 से ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पोषण अभियान, राष्ट्रीय ग्रेच योजना, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इनको मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान किससे जुड़ा हुआ है, बच्चों के समग्र विकास और पर्याप्त पोषण से, यानी 1 का 3 होगा, और 1 का 3 होगा, यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय क्रेच योजना जो है कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए डे केयर सेवा है, यानी कि बी का 2 होगा। बी का 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, या तो 2 सही होगा। बालिका समृद्धि योजना बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन है, यानी कि सी का 1 होगा, और सी का 1, ए का 2, बी का 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है,
ये योजनाएं कब आई इसके बारे में हमने नीचे डिटेल से आपको यहाँ पे भी बताया है, व्याख्या की है, तो आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार के पीडीएफ पाने के लिए हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन क्रैश कोर्स जैसे ये सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मॉडल में बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। ठीक, तो किसी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू सो मच।